जय बाबा बर्फानी। नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये हमारा एक खास कार्यक्रम है। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, शिव भक्तों के लिए खास तौर पर यह कार्यक्रम है। शिव भक्त जितने भी हैं उनका साल भर का इंतजार आज समाप्त हुआ है। और बाबा बर्फानी, जो अमरनाथ की गुफा, जो कश्मीर में है, जहां विरासते हैं, हर साल स्वयं भू प्रकट होते हैं बर्फ के शिवलिंग, जिनके दर्शन से भक्तों को बहुत असीम आस्था उनकी पुष्ट होती है। भगवान के दर्शन करके वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उस पवित्र गुफा की, अमरनाथ की यात्रा आज से आरंभ हो गई है। और यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। लगभग 50 दिन की यात्रा है। बड़े दुर्गम रास्ते होते हैं जिनसे तीर्थयात्री वहां तक पहुंचते हैं। इस साल 3.5 लाख लोग करीब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछली बार 4.5 लाख लोगों ने यात्रा की थी और अनुमान है कि इस बार उससे भी ज्यादा लोग यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हो, सभी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक खास पैनल है। दो ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पहचानते भी हैं। महेंद्र सिंह जी, जो कैपिटल हेडलाइंस के एडिटर हैं और स्वयं अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, हवाई मार्ग से यात्रा कर चुके हैं। यात्रा किस तरह से की जाती है, आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दो रास्ते हैं, वो रास्ते कौन कौन से हैं। हालांकि वो महिंद्रास ट्रैवल व्लॉग नाम से एक अपना व्लॉग भी चलाते हैं और उस पर विस्तार से सारी चीजें बता चुके हैं। जो लोग विस्तार से सारी चीजें जानना चाहते हैं, इनके ट्रैवल व्लॉग पर जाएं और वहां देख सकते हैं। लेकिन आज संक्षेप में, क्योंकि ये कार्यक्रम सीमित समय के लिए है, तो उस सीमित समय में जितने भी शिव भक्त हैं उनको वो पूरी जानकारी देंगे। यहाँ बैठे बैठे एक ऐसा रेखा चित्र बनाएंगे बातों से, जिससे आपको लगेगा कि आपके लिए रास्ते सारे आसान हैं। रास्ते मुश्किल जरूर हैं, सरकारों ने भी कोशिश की है कि आसान हो जाए, लेकिन ये अपने शब्दों के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से यात्रा की जाए। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं, हमारे मित्र, हमारे साथी और युगांधर नाम के संगठन मंत्री हैं मिंटू शर्मा। वो स्वयं, जो पैदल मार्ग है या जो घोड़े और खच्चरों से रास्ता तय होता है, उससे इन्होंने यात्रा की है। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, यात्री कितने दिन में वहां गुफा तक पहुंचते हैं बेस से। जैसे आज सुबह 3:30 बजे बेस से शुरू किया है, जिन यात्रियों ने वो आज ही दर्शन कर रहे हैं। तो क्या सब कुछ रहता है, मिंटू शर्मा बताएंगे। सड़क मार्ग की बात, हवाई मार्ग की बात और बाकी चीजों की जानकारी देंगे महेंद्र सिंह जी, जो एडिटर है कैपिटल हेडलाइंस के। सबसे पहले आमंत्रित करता हूं महेंद्र जी आपको ही। जय बाबा बर्फानी। जी। बताइए, भक्तों जय को बाबा वर्ष। बड़ा इंतजार था और ये यात्रा आज से शुरू हो गई है। मनोज सिन्हा जी ने सुबह तड़के 3:30 बजे हरी झंडी दिखाते हुए यात्रियों के पहले दल को 4603 लोगों को रवाना किया है। जी, जय बाबा वर्फानी की। वात्सल जी, शुक्रिया। और आज से ये पवित्र गुफा की यात्रा शुरू हो चुकी है, जैसा आपने बताया है। और ये यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक ये यात्रा रहेगी। और ऐसा कहा जाता है, बाबा जिसको बुलाते हैं वो यात्रा सकुशल संपन्न करता है। और इस यात्रा को लेकर के बड़ा उत्साह देखा जाता है वासुदेव जी सभी में। और जो भक्त हैं वो बस उनको बाबा बर्फानी, जैसा आपने पीछे तस्वीर लगा रखी है, तो बस बाबा बर्फानी की एक झलक मिल जाए इसके दीवाने रहते हैं, लोग जाते हैं। इस बार के लिए भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरीके से, जिस तरीके से अटैक हो रहे थे जम्मू तक आ गए थे, तो एक डर का माहौल ना रहे। वैसे भी जब मैं गया था, और हमेशा से सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रहती है, बहुत चाक चौबंद रहती है। मैं पिछली साल गया था और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो मैं ये अश्योर करना चाहूंगा, जो यात्री, जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं, बिल्कुल भय ना हो, डर ना हो, क्योंकि आपके यात्रा को कुशल मंगल तरीके से बनाने के लिए हर 10 कदम पर, हर 15 कदम पर आपको एक सिक्योरिटी पर्सन, एक जवान, आपका भाई सुरक्षा में आपके तैनात मिलेगा। तो आप बिल्कुल भय न करें, डर ना रखें, यात्रा के लिए जाइए। और बाबा वरफानी तो है ही, वो यात्रा आपकी सफल होगी। हाँ, इस महेंद्र दौरान भाई, यहां मैं ये पूछना चाहूंगा, लोगों को डर दो तरह का होता है। जी। एक तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ डर, जो कि बीच में 90 के दशक में ज्यादा डर था।
पिछले कुछ सालों से वो डर कम हुआ है। दूसरा, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी है, जो लोग जाते हैं हवाई मार्ग से भी जाते हैं, मौसम खराब होने का भी कई बार डर रहता है। और हेल्थ इन इश्यूज जिनको हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। तो मैं दूसरी बात पर भी चाहूंगा कि आपने एक सुरक्षा वाली बात तो बताई, ये जो दूसरा जी मामला है उसमें क्या किसी को डरने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है? सड़क मार्ग से जाना बेहतर है या हवाई मार्ग से जाना बेहतर है? कृपया इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल। हेल्थ बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें अगर आप फिट हैं, मेरी सलाह होगी तभी जाइए, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियां हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर भी आपको पंचतारनी तक ले जाएगा। वहां से आपको फिर 6 किलोमीटर की यात्रा आपको या तो घोड़े पे करनी होगी, या फिर आपको पैदल चलना होगा। तो अगर आप जिस वहां पर जो एक तरीके से माहौल है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम पहाड़ियां हैं तमाम, सर्दी का माहौल है, वेदर, कभी भी बारिश हो जाती है, मतलब आप एडवर्स कंडीशंस होती हैं वहां पर, तो आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो वो लोग ना जाएं, जो लोग अस्वस्थ हों, जिनको सांस फूलने की बीमारी हो, अस्थमा हो, या चलने फिरने में दिक्कत हो, तो कम से कम वो लोग ना जाएं। क्योंकि अगर आप घोड़े पे भी बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि घोड़े पे बैठना बहुत आसान यात्रा है, बिल्कुल आसान यात्रा नहीं है। सीधी खड़ी चढ़ाई, घोड़ा यूं एकदम बिल्कुल सीधी खड़ाई चढ़ाई पे होता है। और उस पर बैठना, जब आप कभी कभी घोड़े पे बैठते हैं अफसर जी, तो बहुत ही मतलब आपका अनुभव जो है मतलब उतना अच्छा होता नहीं है, जी जी, दर्द बड़ी होता है। थकाने वाली और डर भी बड़ी लगता है थकाने अंदर वाली, से। जी जी। बिल्कुल डर लगता है खड़ी पहाड़ी पे, बिल्कुल आपको नीचे देख के डर लगता है और थकाऊ होता है। और तो आपके वो, साथ ही मिंटू जी ने तो घोड़े पर बैठकर ही यात्रा की है। जी मिंटू जी। जी मिंटू जी भी यात्रा करके आए हैं, तो मिंटू जी भी शेयर करेंगे। मिंटू जी, आपने यात्रा की, आप बताइए अपना अनुभव। सर राधे राधे सर, प्रणाम सर। जी राधे राधे सर राधे। जो राधे। सर जो मैंने यात्रा की थी वो पहलगाम से स्टार्ट की थी सर। वो पहलगाम से हम कंदरवाड़ी आते हैं सर। उसके बाद वहां से पैदल यात्रा और घोड़े की यात्रा चालू होती है सर। तो जो हमने करी थी, जो घोड़े से की थी सर, घोड़े से पहले हम शेषनाग पहुंचे थे सर। शेषनाग पे हमने स्टे किया था रात को। रात को स्टे करने के बाद हमने दूसरा घोड़ा लेके हम सीधे सीधे अमरनाथ पहुंच गए थे। वहां पर यानी हमने एक रात का इन्होंने स्टे किया महेंद्र भाई। तो मैं अपने जी जानने वालों को, मिंटू जी आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, सारी चीजों का रास्ते का समझेंगे। लेकिन महेंद्र भाई, मैं चाहूंगा कि जो लोग यात्रा का प्लान कर रहे हैं, साढ़े जी तीन लाख लोग तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये जो बात रजिस्ट्रेशन की आती है, मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे अमरनाथ यात्रा के बारे में, भगवान बर्फानी को मैंने लगातार देखा है, चित्र में दर्शन किए, टीवी पे दर्शन किए, लेकिन मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं। तो शुरुआत से मुझे बताइए कि कैसे हम, मन में अगर विचार आ गया और उसको करना चाहते हैं, अमल में लाना चाहते हैं, तो क्या उसके चरण होते हैं, किस तरह से हम वहां जा सकते हैं? जी बिल्कुल। सर सबसे सबसे पहला चरण ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, JKSASB.NIC.in। फिर दोहरा रहा हूं मैं, JKSASB.NIC.in। इस वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट ना देखें। क्योंकि वात्सल जी, इस शो के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हवाई यात्रा के लिए टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको टिकट की गारंटी देते हैं, लेकिन वो फिर आपको वहां मिलेंगे नहीं। तो बिल्कुल इन लोगों से सावधान रहने की। अब आपके सवाल पे आते हैं, तो इस वेबसाइट पर मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि इससे आपको दो तीन फॉर्म डाउनलोड करने होते हैं। एक, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होता है। जो आपने हेल्थ का सवाल पूछा था, तो ये कंपलसरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है इसी वेबसाइट से मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। वो आपके नजदीकी जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी शामिल किए गए हैं, सरकारी अस्पताल भी शामिल किए गए, इसमें एक लिस्ट भी है। तो इसी वेबसाइट पर एक अलग से लिंक है लिस्ट का, जहां पर आप वहां से कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट के जहां बनेगा, वो हॉस्पिटल की एक लिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप देख लीजिए। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, इस फॉर्म को भर के आप वहां हॉस्पिटल जाएंगे, आपका कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा।
क्योंकि इसके बिना यात्रा की इजाजत नहीं है। आप चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे आप पैदल जाएं, चाहे आप घोड़े से जाएं, पहला कदम तो ये हो गया। उसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट बन जाए, फिर तमाम बैंकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है इसका। तो आप वो बैंकों की भी लिस्ट पड़ी हुई, एसबीआई, पीएनबी और यस बैंक के को दिया गया है इस बार। तो वहां पर आप और जेएनके बैंक, चार बैंक हैं इस बार। पहले यस बैंक को नहीं दिया जाता था, प्राइवेट बैंक को नहीं शामिल किया जाता था, इस बार शामिल किया गया है। तो इन बैंकों में जाएं, उसकी भी लिस्ट इसी वेबसाइट पे पड़ी हुई है कि आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पर जा करके वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वो जो ब्रांच है वो आपसे कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, आप वो दे दीजिए, वहां रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो ये तो एक है कि इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कराइए। दूसरा, ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो आप स्कैन कर लीजिए इस डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड को स्कैन कर लीजिए। आधार कार्ड हर जगह लागू लगता है, तो आधार कार्ड स्कैन कर लीजिए। ये सीएचसी जो कंपलसरी सीएमसी कंपलसरी मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है, इसको आप कलर्ड स्कैन करना है। ये ध्यान रखना है लोगों को, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड स्कैन करें और ऑनलाइन आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लें। तो वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका एक ऐप भी है श्री अमरनाथ जी यात्रा, उसको डाउनलोड कर लें, उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। जो बैंक के माध्यम से मैं बता रहा था, ये एडवांस में ही रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया था 15 तारीख से, 15 अप्रैल से। तो उससे लाखों लोग, जो नंबर आपके आए वो, अब एक और व्यवस्था हो जाती है। जब यात्रा शुरू होने वाली होती है 48 घंटे पहले, आप जम्मू कश्मीर की सीमा में जाएं, ऑफलाइन रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, तमाम कैंप पर भी इस तरीके की व्यवस्था होती है कि आप तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएं और यात्रा के लिए जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पर यात्रा करें। इसमें इसीलिए जो खासतौर पर जो पैदल यात्री हैं या घोड़े से जाते हैं, उनके लिए जो डेट मिलती है उस डेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि आपको हेलीकॉप्टर की टिकट किस दिन की मिली, क्योंकि हेलीकॉप्टर की टिकट में बहुत मारा मारी होती है। तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट जिस दिन मिल जाए उस दिन आपकी यात्रा हो सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो ये दो क्राइटेरिया हैं। पहला स्टेप है, आप jksasb.nic.in पर जाएं, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का, उसको डाउनलोड करें। हॉस्पिटल की लिस्ट देखें, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, वहां से चेकअप होगा आपका, थारोली चेकअप होता है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, जो गलती कर देते हैं, मैं बताऊं मेरे साथ हुआ था, कि आपको जो डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है उसी डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, उसी डॉक्टर की मुहर लगी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप उसके बाद बैंक जाएं, या जहां से आपको जम्मू कश्मीर की सीमा में जा करके वहां तत्काल रजिस्ट्रेशन कराना है तो वहां कराएं, लेकिन आपके पास आधार कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। फीस बहुत मामूली है, 120-25 रुपए के आसपास की फीस है, बहुत मामूली फीस है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यात्रा 13 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए और 70 साल से कम उम्र होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। जो महिलाएं बहनें जा रही हैं उनको ये ध्यान रखना है कि 6 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, वरना आप वहां पर आगे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा और आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी। 13 साल मतलब 13 साल, क्योंकि अगर 13 साल में एक दो दिन भी रह गए, आप सोच रहे हो वहां रिक्वेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पर, पुलिस नहीं है वहां पर, पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लीजिए। हमारे साथ एक ग्रुप था, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनको वहां नहीं जाने दिया। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप 13 साल के हो जाएं, अपने बच्चों को तभी ले जाएं वहां। जी वासी जी। बड़ी उपयोगी जानकारी महेंद्र भाई आपने दी है, और मैं आपके पास लौटूंगा और समझूंगा कि कितने दिन में ये यात्रा, आप मान लीजिए मैं अगर दिल्ली से जा रहा हूं तो कितने दिन में यात्रा पूरी होगी, कितने दिन में हम वहां पहुंचेंगे, क्या वहां रहने ठहरने के इंतजाम, खाने पीने के इंतजाम हो सकते हैं, तो मौसम कैसा रहता है, क्या इंतजाम किए जाएं। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मिंटू जी को पूछ लेता हूं कि मिंटू शर्मा जी, जो हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं और अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, घोड़े पर बैठकर इन्होंने यात्रा की थी। पहले तो मिंटू जी, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ये समझ में आता है, लेकिन ये प्रेरणा कैसे हुई और आपने किस तरह का कार्यक्रम बनाया,
कितने लोग आपके साथ थे, आपका अनुभव अपना कैसा रहा, थोड़ा सा हमें बताइए। सर कार्यक्रम की तो ये बात है, कार्यक्रम बनते नहीं है, भोले जी जिसको बुलाते हैं वो अपने आप बुलाते हैं। जी। आप पर निमंत्रण आएगा जब आप भी रुकेंगे ना सर, सीधे अमरनाथ पहुंचेंगे सर। तो सर सारे हम पे निमंत्रण आया, सब लोग हम इकट्ठे हुए, 8-10 लोग इकट्ठे होकर हमने ग्रुप बनाया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल मेडिकल करा के सीधे हम वैष्णो माता पहुंचे। वहां से हमने एक गाड़ी करी बिंगर, उसमें हम सारे लोग इकट्ठे होके सीधे पहलगाम गए। पहलगाम से सर सुबह ही उठ के 4 बजे हम चंदनबाड़ी के लिए रवाना हुए। चंदनबाड़ी से हमने खच्चर किए सर शेषनाग के लिए, जो जी। चंदनबाड़ी से 13 किलोमीटर पड़ता है सर। जी। शेषनाग पहुंचने के बाद सर हमने नाइट में स्टे किया। वहां पर लंगर वगैरह सर बहुत रहते हैं, खाने पीने की कोई भी पंजाब से लेकर पूरे J&K में कहीं भी कमी नहीं रहती है। इतने लंगर रहते हैं सर, 56 भोग का प्रसाद जैसे मिलता है सर, जो आपको खाना है वो खाइए सर। उसके क्या बाद आपको हम अपनी घोड़े जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, या लंगर में आपको फ्री खाना भोजन मिलता है? सर बालटाल रोड पर और अमरनाथ क्या कहते हैं पहलगाम रोड पर कहीं पर भी जितने भी लंगर हैं सारे फ्री हैं सर। जितने भी लंगर हैं सर, लंगर में ये नहीं है कि आपको पूड़ी और साग पूड़ी खिला रहे हो सर। आपको गुलाब जामुन भी खिलाएंगे, राजभोग भी खिलाएंगे, केसर वाला दूध भी देंगे, रबड़ी भी देंगे, पानी की टिकिया भी है, डोसा भी है, इडली भी है। परंतु आप ये सोचो 56 भोग है सर। इस तरीके से व्यवस्था होती है वहां पर। आदमी थक जाता है, उसकी सेवा होती है, उसकी मालिश की जाती है, उसको सुलाया जाता है। तो मतलब कोई कौन लोग दिक्कत हैं नहीं है ये सर। सेवा करने वाले, कौन लोग हैं मिंटू जी? सर वहीं के लोग रहते हैं टेंट में, जो जो क्या कहते हैं लंगर लोग लगाते हैं सर, जो लोग कोई दिल्ली का है, हरियाणा का है, राजस्थान के हैं। ये लोग जो लंगर लगा रहे हैं ऊपर जाके 1-1 महीने पहले पहुंचते हैं सर। ये जब स्टार्ट जो होती है यात्रा उससे 1 महीने पहले पहुंच कर ये बर्फ को काट कर अपने लंगर लगाते हैं। यही लोग सेवा करते हैं सर वहां पर। CRP आर्मी की ऐसी इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कोई भी रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं रहती सर। गर्म पानी पिलाती है सर, CRP जो रहती है, जो भक्त होते हैं उनको सबको गर्म गर्म पानी वहां पिलाया जाता है सर पिस्सू टॉप से ऊपर। और मेडिकल वगैरह की बहुत व्यवस्था रहती है, डॉक्टर वगैरह बहुत रहते हैं सर। किसी को कोई भी दिक्कत आए तुरंत डॉक्टर के पास जाए, अपनी चेकअप कराए, और 5 मिनट में 10 मिनट में फ्री। तो उसके बाद आपका सर हम सीधे आपका अपना अनुभव कैसा रहा? आप कितने दिन में आपकी यात्रा पूरी हुई, और क्या आपने महसूस किया वहां जब आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए? कैसा आपको लगा, क्या कुछ आपका वो अनुभव भी आप बताइए। सर हमने जो पहलगाम से यात्रा करी थी सर, वो 3 दिन की यात्रा थी सर हमारी। बालटाल से सर सेम डे भी यात्रा रहती है। बालटाल से आप सेम डे भी कर सकते हैं कि सुबह जाएं और शाम को दर्शन करके आ जाएं। परंतु सर धाम में जा रहे हैं तो रुकना जरूरी होता है। तो सर जी। वहां पर हम रुके और वहां पर हमने नजारा देखा सर, इतने ऊंचे पहाड़ पे और कहाँ चोटी पे शंकर जी कथा सुनाने आए सर। देख के अचंभित रह गए सर कि ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बर्फ और बर्फों वो के। कबूतर नजर आए और आपको, भी जो भगवान सब जो दो जो कबूतर सर, कहानी, वहां पर हजारों कबूतर है सर। नहीं, जो कहानियां सुनाई जाती है कि माता पार्वती को जब हाँ सर भगवान है ने वो। भगवान आज भी ने है सब कथा सफेद। सुनाई थी, तो आज जो कबूतरों ने, उस जोड़े ने, सफेद कबूतर सफेद जिन्होंने वो सफेद कथा सुनी कबूतर थी। आज भी है वो, और जी। दिखते हैं सर। तो दिव्य हजारों कबूतरों में चमत्कार वो है, एक सफेद तो बाबा कबूतर का अलग ही है। दिव्य शिवलिंग, और ऊपर से वो कबूतर, और 5,000 साल से पुराना ये दिव्य स्थल। तो आपका क्या अनुभव रहा? आपको कोई अनुभूति हुई वहां पहुंचकर? किस तरह से आपने क्या फील किया? सर अनुभूति का तो कोई सर वो ही नहीं है सर। भगवान के चरणों में पहुंच गए, दर्शन हो गए आपको। शिवलिंग जो बिल्कुल भी एक मतलब सब जगह पिघली कुछ नहीं है, वहां पर जो शिवलिंग है बिल्कुल अलग टाइप की बर्फ का शिवलिंग है। एक तो बर्फ होती है हाथ दिया हो गया, वो बिल्कुल ठोस बर्फ होती है। कुछ चमत्कार ये सर, और चमत्कार को नमस्कार ही कर सकते हैं सर। अनुभव क्या बताएं सर, बिल्कुल। एकदम अचंभित। जो हो नहीं सकता है वो देखो सामने शिवलिंग बनी हुई है। इतना ही है बिल्कुल। सर। भक्तों की आस्था है और वो आकर्षण है, वही उनको खींचता है। महेंद्र भाई, आप तो दुनिया भर का चक्कर लगा चुके हैं, चाहे देश के बाहर हो, टर्की से लेके दुबई से लेके, और सारे जमाने में आप घूम चुके हैं। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो लोग बाकी भी जाना चाहते हैं किस तरह से जाएं।
तो महेंद्र भाई, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो यात्रा आप शुरू करते हैं, मान लीजिए दिल्ली से मैं शुरू कर रहा हूं, कितने दिन जी मुझे लगेंगे? रास्ते, दो रास्तों की बात आती है, पहलगांव बालटाल, वो क्या है? उसको लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रास्ता चूज किया जाना चाहिए। और वहां रहने ठहरने, खाने पीने, आपका कैसा अनुभव था? एक मिंटू जी ने अपना अनुभव बताया, आपने क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया? जी, हम लोग दिल्ली से बाई रोड निकले और जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचे। तो श्रीनगर पहुंचने में हमें 2 दिन हमने लिया। जम्मू हमने क्रॉस किया और उसके बाद हमने एक जगह स्टे किया और उसके बाद फिर श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर से हमने फिर बालटाल गए और बालटाल से हम लद्दाख की तरफ भी गए थे। मैं तो 10 दिन का एक प्लान लेके गया था इस यात्रा के साथ में, जम्मू कश्मीर को भी घूमना था। और तमाम दर्शकों को भी मैं कहूंगा, आप अब बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है कि आप वहाँ जम्मू कश्मीर के तमाम जगहों को भी आप देख के आइए, लद्दाख देख के आइए। वहाँ पर आपको पहलगाम बहुत खूबसूरत जगह है, वो देखिए। तो तमाम चीजें हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर दिल्ली से कोई यात्रा के लिए जाता है तो आप पंजाब, जैसे ही आप पंजाब में पहुंचते हैं वात्सल जी, तो आपको एक माहौल मिलने लगता है इस यात्रा यात्रा का। का माहौल मिलने लगता है। जी। हाँ, और पहला जो कैंप मिलता है वो पंजाब की सीमा में ही मिलता है, जी। जहां पर आपको सरकारी मशीनरी, योगा और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये व्यवस्थाएं भी वहां पर होती, सारे अधिकारी तैनात होते हैं। और वो सारे लोग वहां पर आपके और इंटरटेनमेंट का मतलब भजन कीर्तन, इन सब चीजों की व्यवस्था होती है। आपके आराम की व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक पॉइंट और इसमें जोड़ दूं, फिर मैं इसको यात्रा को और बताऊंगा आपको। जी। एक जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी होती है एक। आप ये समझिए कि आपका एक आईडी कार्ड है। जी। RFID दर्शकों से मैं कहूंगा जरूर बनवाना है आपको। अगर आप RFID नहीं बनवाते हैं, आपको यात्रा में जाने नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत सिंपल है RFID बनवाना। जिस भी कैंप में आप जाते हैं, लगभग हर कैंप में जो यात्रा में रास्ते में आपको मिलेंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और इसके अलावा जो सरकारी कैंप हैं, प्राइवेट कैंप नहीं, जो सरकारी कैंप हैं, आपको जगह जगह पे मिलेंगे। वहाँ RFID बनाने वाले कर्मचारी हैं। आधार कार्ड लगता है आपका और उसके बाद RFID बन जाती है। तो ये आपको भूलना नहीं है। अब आप आते हैं कि हम 2 रास्ते हैं दिल्ली से जाने के लिए। आप सीधे फ्लाइट से जाइए जम्मू या फिर श्रीनगर। अगर आपको फ्लाइट से ही पूरी यात्रा करनी, यानी हेलीकॉप्टर लेना है, तो आप श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर से 2 रास्ते रूट के लिए मिल जाते हैं। एक बालटाल से होली केव के लिए रास्ता है, दूसरा पहलगाम से होली केव के लिए रास्ता है। दोनों रास्तों में हेलीकॉप्टर की सर्विस है। अब जो बालटाल वाले रूट से, जिसका रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो उसमें रूट पूछा जाता है, तो आपको रूट वहां मेंशन करना होता है कि आप बालटाल वाले रूट से जाना चाह रहे हैं। जम्मू बालटाल होली केव रास्ता होता है, और एक जम्मू पहलगाम को लेके रास्ता होता है। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप श्रीनगर गए, श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर मिलता है। वो दोनों जगह के लिए मिलता है। कहाँ तक? श्रीनगर से पंचतारनी के लिए जो सॉरी, श्रीनगर से जो आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा वो पहलगाम के लिए मिलेगा। पहलगाम में आप जाएं और पहलगाम से फिर आपको पंचतारनी के लिए मिलेगा। दूसरा जो बालटाल वाले रूट के लिए है, वो आपको श्रीनगर से बालटाल में, मुझे याद नहीं आ रहा वो हेलीपैड क्या है, बता दूंगा मैं दर्शकों को याद आते ही। तो वहां तक मिलेगा। और बालटाल से, क्योंकि नाम फेमस नाम बालटाल ही है, तो बालटाल से फिर आपको पंचतारनी के लिए हेलीकॉप्टर लेना जी। पड़ेगा। यानी श्रीनगर से आप पंचतारनी के लिए डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से पंचतारनी, श्रीनगर से बालटाल और बालटाल से फिर पंचतारनी। तो ये 2 रूट पर आपको यात्रा करनी है। एक तो श्रीनगर से। दूसरा, अगर आप श्रीनगर से, क्योंकि श्रीनगर से किराया ज्यादा होता है तो बहुत सारे लोग श्रीनगर से हेलीकॉप्टर नहीं लेते हैं, श्रीनगर से पहुंच जाते हैं बालटाल और श्रीनगर से पहुंच जाते हैं पहलगाम। जी। किराए में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो पहलगाम से आप लेते हैं पंचतारनी के लिए, फिर आप श्रीनगर ये बालटाल से आते हैं, बालटाल से आप पहुंच जाते हैं होली के लिए, फिर आप वहां से भी पंचतारनी के लिए आपको हेलीकॉप्टर मिलता है। अगर आप पोनी लेते हैं या पैदल जाते हैं तो भी आपको बालटाल से 16 किलोमीटर की चूंकि ये यात्रा है और एक ही दिन में पूरी करनी होती है आपको।
इसका बस डिसएडवांटेज ये है कि वहां पर आपको बीच में रास्ते में रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, कि रात्रि विश्राम के लिए कोई कैंप नहीं है। तो बालटाल से अगर आप लेते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, चाहे पैदल जाएं या घोड़े से जाएं, तो वो आपको 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, वापस आनी है। 14 किलोमीटर होता है, लेकिन उसके आगे उस यात्रा में 2 किलोमीटर और यात्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ हेली होली के तक जाने के लिए भी आपको वो पैदल सीढ़ी और सब मिला के वो करीब 16 किलोमीटर हो जाता है। तो आपको एक ही दिन में पूरी करनी है। सुबह सुबह लोग 4:30 बजे 3:30 बजे लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद आपको एक्सिस गेट पे आपको चेक किया जाता है। एक्सिस गेट पे चेक करने के बाद आपको आगे रवाना किया जाता है। बहुत जबरदस्त चेकिंग होती है। उसके बाद आपको फिर घोड़े वाले मिलते हैं चेकिंग गेट, जैसे आप एक्सेस गेट क्रॉस करते हैं आपको घोड़े वाले मिलते हैं। घोड़े वालों के साथ आप जा सकते हैं, पैदल आप जा सकते हैं। जो लोग वैसे नहीं जा सकते हैं वो एक तरीके से जो डोली होती है उस पर भी जा सकते हैं वहां पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। रेट सबके फिक्स हैं। जब आप कैंप में रुकते हैं तभी आप, अगर घोड़ा लेना है, डोली लेनी है, तो आप उसके टिकट ले लीजिए, कूपन ले लीजिए। आप जिस घोड़े वाले को देंगे वही घोड़ा वाला आपको ले जाएगा। यहाँ पर ख्याल रखने की जरूरत है कि घोड़े वाले, आप उनका नेक्सस है वहां पर थोड़ा सा, तो आप उनके कहने पे ना आए। वहां लाउड स्पीकर से बताया जाता रहता है कि आप अपना पहले से बुकिंग करा लें, तो आप बुकिंग करा लें, क्योंकि घोड़े वाले आपसे कुछ मिसबिहेव नहीं करेंगे, लेकिन आपस में वो लड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो बिजनेस का एक अवसर ये होता बिल्कुल है। साल भर की यात्रा है और तमाम लोग इसको कहते साल हैं भर कि की यात्रा एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी भारत में एक तस्वीर पेश करती है कि वहां जितने है। भी लोग बिल्कुल। सेवा में व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है और उनके लिए आजीविका का साधन है। और इन हिंदुओं के लिए ये आस्था है। और कश्मीर भगवान शिव की ही भूमि है और वहाँ ये पवित्र गुफा। महेंद्र भाई, मैं आपके अनुभव के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपका अपना निजी अनुभव वहां का कैसा रहा। मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया। एक तरीके से मैं कहूँगा कि जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो मौसम ऐसा लग रहा था कि खराब होगा, लेकिन जब तक हमारी यात्रा रही मौसम ने बहुत साथ दिया, भगवान ने बहुत साथ दिया। हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो शाम हो गई थी। शाम को 3:30 बजे के आसपास पहुंचे, बालटाल वाले रूट से गए थे। और वहां पर हम लोग जब पहुंचे तो थोड़ी सी बारिश भी हुई। और मौसम में आप ये समझिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आ गए, स्वर्ग में आ गए। इतना शानदार मौसम होता है, बर्फ चारों तरफ है। आप कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ है और वहां पर थोड़ी सी बारिश हो रही है। और आप भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। सारी थकान, अगर जो लोग पैदल भी जाते हैं, घोड़े से भी जाते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है वत्सल जी। तो हम लोग वहाँ 3:30 बजे के आसपास पहुंचे। एक जरूर वहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जो हम लोगों को भी तकलीफ हुई, वो ये कि वहां पर जो सामान रखने के लिए जो लॉकर रूम है, वो उसकी अव्यवस्था थी। हमारे समय में एक छोटे से टेंट में, बहुत छोटे से टेंट में बना रखा था और बहुत सारी भीड़ थी। हमें वहां करीब करीब 40 मिनट वहीं लग गए। आप ये सोचिए, और मारा मारी है। आप अपना बैग फेंकिए, आपको कूपन, पैसे, सब कुछ सारी चीजें, तो वो वहां पर व्यवस्था, पूरी अव्यवस्था थी। बाकी पूरे पूरे रूट में अव्यवस्था का कोई वो नहीं था। बहुत अच्छी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा चूंकि दूसरा दिन था यात्रा का, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें ये स्वाभाविक हैं। यात्रा वहां पर चूंकि उस रूट पे इंतजाम करना भी बड़ा मुश्किल काम है सरकारों के लिए। तो फिर हम लोगों ने वहां करीब 1 घंटे के आसपास दर्शन में समय लगा। ऊपर सीढ़ियों में आरती हो रही थी, तो उस वक्त जहां आप खड़े वहीं रोक दिया जाता है आरती के वक्त। तो आरती जब खत्म होती है तो फिर आपको सीढ़ियां चढ़कर लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। और कोई अव्यवस्था नहीं होती है वहां पर। आप ये समझिए, इतने अनुशासन के साथ लोग खड़े होते हैं वात्सल जी, कि आपको आनंद आ जाएगा वो। और फिर जो आप पूछ रहे थे कबूतर, निश्चित तौर पर वहां पर आपको कबूतर भी देखने को मिलेंगे, वो फेमस जो है। अब वो उनकी क्या कथा है वो अलग विषय है, लेकिन वहाँ कबूतर आपको मिलते हैं। और फिर यात्रा करके, आप दर्शन करके आप वापस आते हैं नीचे। और नीचे आने के बाद आपको पंचतारणी आना होता है, क्योंकि जब से वो हादसा हुआ था तो बेस कैंप वहां से हटा दिया गया।
नहीं तो पहले गुफा के धोली केव के पास ही बेस कैंप होता था और हेलीपैड भी वहीं होता था। अभी भी हेलीपैड है वहाँ, वो जी। इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। तो 6 किलोमीटर नीचे आपको उतर के आना है। आप घोड़ा ले सकते हैं, आप पैदल आ सकते हैं। पंचतारनी में आप रुक सकते हैं। पंचतारनी में आपको प्राइवेट आपको कॉटेज वगैरह सब मिल जाती हैं वहां पर, और सस्ती रहती हैं, वो बहुत महंगी नहीं रहती हैं। रेट भी सरकार जारी करती है, उस रेट से भी कम में आपको मिल जाते हैं वहां पर। तो पंचतारनी हम लोग आ गए और पंचतारनी में नाइट स्टे किया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हमने पहलगाम के लिए हेलीकॉप्टर लिया। हमने दोनों तरफ से यात्रा की, बालटाल वाले रूट से गए और पहलगाम वाले रूट से वापस आए। यानी ये आपने सभी दोनों लोग रूट देख लिए। दोनों रूट देख लिए, और ये सभी को देखना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था अभी वीडियो शेयर करने की, लेकिन ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं दर्शकों से माफी जी। चाहूंगा। नहीं, मैं आपको वो सारे मेरे पास वीडियो हैं और मैं वो आपको नहीं, शेयर बल्कि कर। मैंने तो गुजारिश कर दी है, जो देखना चाहें वो आपके महिंद्रास ट्रैवल ब्लॉग पर जाएं और वहां पर वो देखें, विस्तार से आपने बताया हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है लोगों को। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। दोनों पारंपरिक मार्गों पर भक्तों के स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भोले बाबा की कृपा से सभी यात्रियों की यात्रा सफल और मंगलमय हो, यही कामना उन्होंने की है। और मिंटू शर्मा से भी समझ लेते हैं कि उन्होंने जब यात्रा की थी, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का, इस तरह का कोई ऐसा अनुभव उन्होंने किया हो जो वो शेयर करना चाहते हो। मिंटू जी, क्या कहेंगे आप? ऐसे दिक्कत तो कोई नहीं थी सर। और मौसम वहाँ कभी भी बदल सकता है, केवल दिक्कत ये है जैसे कभी भी पानी आ सकता है वहां पर। बस केवल यही दिक्कत थी, और तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हाँ, लॉकर की जो भाई साहब ने बताई वो बात सही थी कि वहां पर जो टूरिस्ट होता है वो ज्यादा होता है, और लॉकर की व्यवस्था वहां ना के बराबर थी। और तो मेडिकल व्यवस्था, फोर्स की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो क्या हम भी गर्म कपड़े भी ले जाने की जरूरत पड़ती है, या इस तरह के कपड़े जो हम और आप यहाँ गर्मियों में पहनते हैं वो उसमें काम चल जाता है? नहीं सर, गर्म कपड़े ले जाने की व्यवस्था रहती है, और साथ में बरसाती भी सर। बरसाती भी ले गर्म जाने की कपड़े जरूरत चाहिए, होती हाँ है? जी। जो अमरनाथ पे सर ऊपर है सर, वो बर्फ पे ही रहना पड़ता है। रात को आप नाइट करेंगे तो आपको बर्फ के ऊपर ही सोना पड़ेगा। बर्फ के ऊपर प्लास्टिक बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक गद्दे बिछा देते हैं। वो बर्फ के ऊपर ही सोना पड़ता है। वहां पर नहाने के लिए भी सर 50-50 रुपए में एक बाल्टी पानी की मिलती है। जो गर्म पानी से नहाते हैं, थोड़ा गर्म पानी करके, उनको 50 रुपए की एक बाल्टी मिलती है। हाँ, परंतु ऐसी कोई मतलब बात नहीं पैसा है। आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है। हाँ, कुछ पैसा सर। हाँ, कुछ खाने पैसा। पीने में आपका, हाँ, खाने हाँ पीने खाने, में कुछ खर्च नहीं होगा, केवल आपको इस तरह की सुविधाएं चाहिए, उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बाकी हाँ नहीं। अगर आप, हाँ पैदल चलने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलीकॉप्टर से आएंगे तो सुविधा खर्च करना पड़ेगा। घोड़े से आएंगे सुविधा खर्च करना पड़ेगा। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, नहीं, वो तो ये है, आपने पहले ही कह दिया है कि बाबा जिन्हें बुलाते हैं वही वहां भक्त पहुंच पाते हैं। आसान मार्ग नहीं है, मौसम खराब रहता है, रास्ते की अपनी दिक्कतें हैं, मौसम कभी भी बदल जाता है। वहां लोग कम समय में ही, क्योंकि इस साल 19 अगस्त तक ही यात्रा हो सकती है, रजिस्ट्रेशन बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। एक चिंता का विषय महेंद्र भाई पिछले कई सालों में रहा है तापमान बढ़ने का, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्रकट होने वाले भगवान का एक स्वरूप है, शिवलिंग है। और उसी का भक्तों के अंदर आस्था रहती है, और उसी दिव्यता को, उसी चमत्कार को देखने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन अब यह है कि बाबा जल्दी पिघल जाते हैं वो अमरनाथ की पवित्र गुफा में, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है कि जितने लंबे समय तक पहले शिवलिंग के दर्शन हो जाते थे वो उतना समय नहीं रहता। कई बार तो ये भी सुनने में आया है कि वो आर्टिफिशियल भी बनाना पड़ता है, जिससे कि भक्त निराश ना हो जो वहां दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक स्वरूप तो बाबा का अलग है, जिसके लिए भक्त वहां जाते हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपने क्या महसूस किया, क्या सुना, क्या देखा? जी बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले जो एक भूल सुधार थी कि नीलग्रास है वो हेलीपैड, जहां से बालटाल वाले रूट से जो लोग जी। जाएंगे वो नीलग्रास से पंचतारनी के लिए, और पहलगाम से पंचतारनी के लिए। अब आपके उस पे आते हैं कि निश्चित तौर पे चूंकि पर्यावरण जिस तरीके से डिस्टर्ब है,
इसका असर वहां पर भी पड़ रहा है। और 10 या 12 तारीख तक अभी जो आने वाले है, यानी कि 15 दिन तक, 29 तारीख से शुरू हुई यात्रा, 15 दिन के अंदर बाबा बरफानी का जो शिवलिंग है वो पिघल जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने, या सारे जितने लोग हैं, वो शुरुआत के दिनों में जाते हैं, और इसीलिए भीड़ भी ज्यादा हो जाती है। बाद के दिनों में भीड़ भी नहीं होती है ज्यादा, और हेलीकॉप्टर के टिकट्स भी मिल जाती हैं। अब इसका एक असर यही है कि पर्यावरण में जिस तरीके से डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, उसका असर साफ तौर पे वहां देखा जा रहा है। इसके लिए हेलीपैड भी नीचे किया गया, पंचतारनी में किया गया। इसकी एक वजह ये भी थी कि लोगों ने, जो कमेटी थी, लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर की वजह से इसमें पिघल जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। इसका मतलब जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी हम आप सब चर्चा करते हैं, युगांधर में हम लोग जब इसकी बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो अपना एक मंच है, तो उस पर हम लोग इसीलिए बात करते हैं कि पर्यावरण का जो प्रभाव है वो उस घाटी तक भी पड़ रहा है। और ये आप ये सोचिए कि वो घाटी जहां पर शिवलिंग बनते हैं, वो घाटी बहुत ही हरी भरी घाटी है, बहुत ही वहां पर बर्फ रहती है चारों तरफ। ये अलग बात है कि जिस पहाड़ पर बाबा शिवलिंग प्रकट होते हैं, वहां पर बर्फ नहीं होती है, उसके दोनों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। तो ये भी एक है, लेकिन वहां पर पर्यावरण खराब हो रहा है। इसकी एक वजह हेलीपैड या कुछ नहीं है। इसकी वजह यही है कि जिस तरीके से डिस्टरबेंसेस मौसम में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है, उसकी एक वजह ये है। और दूसरी जो सावधानियां, अब मैं बता दूं, काफी समय हो गया, तो जो सावधानियां बरतने की जरूरत है, जो आप पूछ भी रहे थे मिंटू भाई से, वो सावधानियां ये हैं कि वहां पर आपको अच्छे गर्म कपड़े ले जाने हैं। ये नहीं कि साधारण गर्म कपड़े। जो दिल्ली वाले लोग हैं, दिल्ली वाले लोग यहाँ पर जब बहुत ठंड पड़ती है, दिल्ली की सर्दी भी मशहूर है, वो कपड़े आपको ले जाने हैं। वो कपड़े आपको तब जरूरत पड़ेगी, आप अगर पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पसीना पसीना हो जाएंगे। एक आप स्वेटर पहन लीजिए और एक ट्राउजर पहन लीजिए, चढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप रुकेंगे, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये कि आप रेन कोट ले जाएं साथ में, या छाता ले जाएं। बेटर ये होगा कि आप रेन कोट ले जाएं, क्योंकि छाता हवाएं चलती हैं, छाता मुड़ जाता है। तो आपको रेन कोट ले जाना है। वाटर प्रूफ बैग अगर नहीं ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको एक कवर, या फिर बरसाती, जैसा मिंटू भाई कह रहे थे, लेके जाना है। क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, और होती है। एक बार वो बारिश का प्रसाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितने तीर्थ यात्री जाते हैं। तो आपको वो ले जाना है। जूते आपको अच्छी ग्रिप वाले पहन के जाना है, अगर आप पैदल यात्रा पे जा रहे हैं तो। अगर आप घोड़े से कर रहे हैं और वैसे कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, साधारण जूते चल जाएंगे। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा पे हैं तो अच्छे जूते लेकर के जाएं, जिसमें आपका पैर कंफर्टेबल हो। इसकी वजह यह है, जब आप पैदल चलते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आने की वजह से आपके नॉर्मल जूते बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, और आप फिर दिक्कत हो जाती है। तीसरी चीज, सिर दर्द की दवा लेकर जरूर जाएं। और ज्यादा कुछ नहीं, सिर दर्द और बुखार की दवा लेकर के जाएं, अपने पास लेकर के जाएं साथ में। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स की जो डिस्पेंसरीज हैं, वो व्यवस्थाएं हैं, भरपूर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपको वो 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पर आपको मिलेंगी, 4 किलोमीटर पर मिलेंगी। तब तक आपके लिए चाहिए ड्राई फ्रूट्स, आप साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि जुबान, मुंह सूखता है वहां पर। तो आप वो सारी चीजें, मिश्री ले लीजिए, टॉफी ले लीजिए, कंफर्ट जिसको हम लोग यूपी में बोलते हैं, वो सारी वहां मिलते हैं। वहां जब दे रहे हो तो आप इग्नोर ना करें कि ये क्या दे रहे हैं, कोई बच्चे थोड़े, ले लीजिए। वो उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली होती है वहां पर। और ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ आप किशमिश वगैरह ले लीजिए, जिससे कि गला ना सूखे। पानी बहुत जरूरी है, आप पानी अपने साथ कैरी करके रखें। वहां पर एक लोग चैंटिंग भी करते हैं कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी। बाबा बर्फानी के लिए जब आप जा रहे होते तो ये आपको हर जगह आपको नारा लगाते हुए लोग चैंट करते हुए दिखेंगे, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। लोग देते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी आपको मिलेंगी जहां पर पानी आपको नहीं मिलेगा। तो अपने साथ एक बोतल कैरी करके जरूर ले जाएं। चार्जर जरूर ले जाएं, या पावर बैंक ले जाएं। चार्जर के बजाय पावर बैंक आप अपने पास रखें, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट कैंप में भी आपको बमुश्किल मिलते हैं। बल्ब लगा देते हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं होता है। तो पावर आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो मोबाइल को आपको चार्ज रखे।
नेटवर्क वहां पर दिक्कत है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा वहां पर एयरटेल का भी नेटवर्क चल रहा था, वहां पर जियो का नेटवर्क भी चल रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत अच्छी रही यात्रा। और थकाऊ यात्रा होती है निश्चित तौर पर। जितना भी आपको, चूंकि यहाँ दिल्ली या शहर के लोग 1 किलोमीटर भी डेली नहीं चलते हैं, और वहां पर आपको एलिवेशन में चढ़ना है। आप ये सोचिए, अगर आप घोड़े से भी गए वात्सल भाई, तो वहां पर आपको 1.5 किलोमीटर पहले घोड़ा उतार देता है घोड़े जी। के स्टैंड पे। और वहां से जो चढ़ाई होती है, मिंटू भाई तो पहलवान आदमी है, ये तो चढ़ गए होंगे। हाँ, ये लेकिन तो जो इनका डाउन उपनाम होती ही है, पहलवान है, और ये तो पूरी अपनी पहलवानों की टोली लेकर ही गए थे। बिल्कुल। सर लेकिन वो मिंटू पाँच भाई, सात सौ से। वो जो, जी, जो घोड़े के स्टैंड से जब आगे बढ़ते हैं, तो जो वो भी है, वो आम आदमी के लिए वो भी थका हुआ है। तो मतलब मेरी सलाह ये है कि 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टहलना जरूरी है। और ये श्राइन बोर्ड भी एडवाइस करता है, कि वेबसाइट भी पड़ा हुआ है कि 5 किलोमीटर डेली आप टहलें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो बरतने हैं। गर्म कपड़े होने चाहिए, पानी होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, थोड़ी सी मेडिसिन लेके जाएं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके जाएं। तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। शुभकामनाओं के साथ अच्छी यात्रा निकलेगी। और अगर आप 10 या 12 जुलाई तक अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाबा बर्फानी के दर्शन निश्चित तौर पर आपको हो जाएंगे। जी महेंद्र भाई, और मैं भी ये कहूंगा कि बाबा बर्फानी की कृपा होगी तभी आदमी वहां दर्शन करने जा पाएगा, अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दर्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं चित्रों में, लेकिन वो अनुभूति अलग होती है जो हमारे साथ दो हमारे कैपिटल हेडलाइंस के एडिटर महेंद्र सिंह जी और मिंटू भाई, हमारे युगांधर के संगठन मंत्री, वो अनुभूति पर्सनली जाकर करके आए हैं। और दोनों ने, ये बाबा की ही कृपा है कि आप दोनों आज इस प्लेटफॉर्म पर आए, कैपिटल हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म पर आए, और अपनी बातों को आपने शेयर किया। और मैं अपने देखने वाले, जो कि कई लोगों ने लाइव इस कार्यक्रम को देखा है, कई लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि और डिटेल में अगर आप सारी जानकारी जो महेंद्र भाई ने बताई है, मिंटू जी ने बताई है, जानना चाहते हैं, तो महेंद्राज ट्रेवल ब्लॉग पर आए, और वहां आप डिटेल में पूरा वीडियो दर्शन भी कर सकते हैं। अगर जो लोग नहीं जा पाते, क्योंकि यात्रा का समय सीमित होता है, स्वास्थ्य की दिक्कतें होती हैं, हर आदमी के लिए जाना भी संभव नहीं होता है, तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, तो महिंद्रास ट्रेवल ब्लॉग पर, जो महेंद्र जी का अपना ब्लॉग है, दुनिया दिखाते हैं सारे जमाने को, तो उसको आप देख सकते हैं। जी महेंद्र भाई। बिल्कुल, बस मैं एक जोड़ना चाह रहा था कि उसमें हर एक तरीके से, रजिस्ट्रेशन से लेकर के किस तरीके से टिकट, क्या कुछ सावधानियां, सब कुछ डिटेल में वो वीडियो है। आप वहां से देख सकते हैं, सारी जानकारी A to Z वहां पर आपको मिल जाएगी। जैसा मैंने यहाँ बताया, अगर आप, और विजुअल भी है वहां पर, तो आप वो फील भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। जी जी, भाई। पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। महेंद्र सिंह जी, आपने वक्त दिया कैपिटल हेडलाइंस को, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिंटू शर्मा, आपने भी बहुत शुक्रिया। उपयोगी जानकारी दी, आप दोनों ने बिल्कुल शब्द चित्र बना दिया। बहुत बहुत आभार सभी जुड़ने वालों का। और आगे जो लोग देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, आभार, और बाबा बर्फानी सब पर कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ, जय बाबा अमरनाथ। जय बाबा।